हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको आगे करते हैं कंटिन्यू। अब भाजकों की संख्या आपको बताते हैं। सबसे पहले भाजकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। कोई आपको नंबर दिया है, अगर उसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कितनी संख्याएं होगी जिसमें ये पूर्णतः विभक्त हो सकती है, मतलब पूर्णतः भाग जा सकता है, तो भाजकों की संख्या आपको निकालनी होती है। सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद पावर के रूप में लिखेंगे। उसको फिर क्या करोगे, आप पावर में लिखोगे, फिर प्रत्येक पावर में एक जोड़कर गुणा कीजिए। देखिए 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। 120 को अपन को पता करना है कि इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे अपन पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 है, 2 से काटा पहले 60, दो फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर वापस 5 का देंगे 1। 2 की पावर तो हो गई अपने पास 3, 3 की पावर हो गई 1, 5 की पावर हो गई 1। अब आपको पूछा है कि भाजकों की संख्या निकालनी है। आपको भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, भाजकों की संख्या आपको बताना है। भाजकों की संख्या ऐसी संख्या है जिसमें ये 120 पूर्णतः विभक्त हो जाए। भाजकों की संख्या देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इनको पावर में लिख चुके हो। पावर में लिखा सबको, 2 की पावर 3, पावर में लिखी हुई संख्या को आप एक जोड़ दीजिए, पावर में के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में प्रत्येक पावर में एक जोड़कर गुणा करेंगे। प्रत्येक पावर में आप एक जोड़िए और गुणा कर दीजिए। फिर 3 की पावर 1 है तो 1 लिखिए और एक पावर में जोड़ना, आपको गुणा करना है। फिर इसके बाद 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो 1 लिखिए और 1 इसमें जोड़िए, फिर गुणा कीजिए। 3 और 1 कितने हुए, 4, 4 है, फिर 1 1 2, फिर 1 1 2। इसी प्रकार आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 आपके पास 16 भाजकों की संख्या आ गई। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है 2280, इसमें कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है या भाग दिया जा सकता है। 2280 को आप पहले गुणनखंडों की संख्या निकालोगे। 2280 सबसे पहले इसमें 2 का भाग दोगे 1140, फिर वापस दोगे 2 का भाग 570, फिर 2 का भाग दोगे 285, फिर इसके बाद आप 3 का भाग दोगे 95, अब 5 का भाग दीजिए, फिर 19 का भाग दीजिए। ये लो आपके पास ये संख्या निकल जाए। 2 की पावर आपके पास 3 आ गई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1 आ गया आपके पास। इस प्रकार आप इसमें भाजकों की संख्या निकालनी है। आपको भाजकों की अगर संख्या निकालना हो, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या में सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 है, ये जो पावर 3 है सबसे पहले आप पावर को लिखोगे। पावर लिखा 3, 3 में आप एक ऐड करोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई, सेकंड वाले 3 की पावर कितना है 1, 1 लिखना है, फिर इसमें एक ऐड करोगे, पावर में आपको एक ऐड करना है। फिर इसके बाद 5 की पावर 1 है, 1 लिखना है, 1 ऐड करोगे, फिर 19 की पावर है 1 तो आप 1 लिखो, फिर 1 ऐड कर दो, मतलब कि प्रत्येक पावर में आपको 1 ऐड करना है। इस प्रकार आप भाजकों की संख्या निकालोगे। 3 और 1 4, ये 1 1 2, फिर वापिस 1 1 2, फिर वापिस 1 1 2। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आपके पास 32 आ गई पूर्णतः भाजकों की संख्या। मतलब 32 ऐसी संख्याएं हैं जो 2280 को पूर्णतः विभक्त कर सकती है।
इस प्रकार आप कोई भी नंबर हो उसके भाजकों की संख्या आप पता कर सकते हो। भाजकों की अगर संख्या निकालना आपको एग्जाम में आता है, कई बार एसएससी में, बैंक में पूछा जाता है, रेलवे में भी आता है क्वेश्चन। ये एक संख्या है, इसी देखो 3 अभाज्य संख्याओं का योग, मेरे को 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। देखो 3 संख्याएं मैंने ली, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग दे रखा है 100, जिसमें बताया गया है कि अगर ये 100 एक सम संख्या है, अभाज्य संख्याओं में प्राइम नंबर में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर 3 संख्याओं का योग सम आता है तो उसमें एक संख्या 2 अवश्य होगी, तो आप एक संख्या c को 2 मान सकते हो। तो आपके पास a प्लस बी का योग आ गया 98, और एक संख्या दूसरी से 36 अधिक बताई गई है, तो आप इन दोनों के समीकरण बन गए a और b के, a प्लस बी है, यहाँ पे 2a बचेगा, ये 36 और 36 और 98 का योग होएगा 134। a की वैल्यू आपके पास निकल गई 67, और b की वैल्यू निकालनी हो आपको तो आप 67 माइनस 36 कर दीजिए, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू निकालनी हो तो ये आपके पास बच गई 31 b की वैल्यू। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास आई 67, b की वैल्यू आई 31 और c की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ये लो तीनों संख्याएं निकल के आ गई। तो संख्याएं आपने बता दी जिसका योग 100 है, 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योग 100 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो संख्याएं बतानी हो, तो तीनों का योग तो हो गया 100, एक संख्या उसमें 2 अवश्य होगी क्योंकि इनका योग आ रहा है सम संख्या, तो c को मैंने 2 मान लिया। a प्लस बी 98 बच गए, अगर c को 2 माना तो a माइनस बी की आपको एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो a माइनस बी आपको 36 दिया हुआ है। फिर इन दोनों समीकरण से 2a का पता कर लेंगे अपन, मतलब 2a की वैल्यू 134 है, तो एक सिंगल a की वैल्यू आ गई 67 आ गई। फिर b की वैल्यू इस समीकरण में रख के अपन घटा के देखते हैं, तो b की वैल्यू 31 आ गई, फिर c की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन एग्जांपल, 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल, ये मतलब कि 4 लगातार अभाज्य संख्या है, 4 लगातार अभाज्य संख्या, 4 लगातार अभाज्य संख्या मैंने a b और c और d को माना है, ठीक है। प्रथम 3 का गुणनफल मतलब a इंटू बी इंटू सी का गुणनफल 385 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो बड़ी संख्या बताइए। अंतिम 3 का गुणनफल b गुणा c गुणा d का मतलब है 1001, ये आपको दिया हुआ है। बड़ी अभाज्य संख्याएं आपको पूछ ली है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखिए 385 है, इसमें ये देखिए 385 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो इसको 5 से मैं डिवाइड करूँ सबसे पहले, तो आपके पास बच गए 77, फिर 7 से काटा, फिर 11 से काटा। ये बोला कि 4 लगातार अभाज्य संख्या है, a का मतलब हो गया मेरे पास 5, b का मतलब हो गया मेरे पास 7 और c का मतलब हो गया 11। देखो तीनों का गुणन है 385। उसी प्रकार अपन देखते हैं b की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई 11 और d की वैल्यू, इसके मतलब लगातार है। देखिए ये चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन, तो इस 11 के नेक्स्ट अभाज्य संख्या 13 आएगी। देखिए आप इन संख्याओं को अगर गुणा करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे
तो सबसे पहले 7 से करोगे, 7 एकम 7, 3 बच गए, 3 और 0 7 चौक 28, ठीक है। फिर 2 बच गए 143। फिर आप क्या करोगे 11 का दोगे, 11 के देने पे ये 13 बच गए। ये लो आपके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ए बी और सी और डी, इसका मतलब आपको दे रखा है 5 7 11 और 13। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई आपके पास डी बराबर 13। ये आपका आंसर निकल गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार आप अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड है करके पता कर सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 13। इस प्रकार के क्वेश्चन देख। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको 97 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, लगातार है तो पहले वाली संख्या x मानिए, दूसरी को x प्लस 1 मानिए। तो आप क्या करोगे, लगातार है तो आप पहले वाली का स्क्वायर कीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर इसमें घटा दीजिए। आपका ये 97 दिया हुआ है डिफरेंस। x प्लस 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये x स्क्वायर और फिर 97 आपका 97। x स्क्वायर की टर्म से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 2x प्लस 1 इक्वल 97। 2x अगर 1 इधर जाए तो ये हो गए 96, x बराबर आ गए 48। आपके पास x की वैल्यू 48 दी हुई है। x की वैल्यू अगर आपके पास 48 निकल गई क्वेश्चन में, तो आपको पूछा सबसे बड़ी संख्या लगातार है तो दूसरी वाली संख्या x प्लस 1 होगी। तो आपका हो गया आंसर 48 प्लस 1, ये आपका हो गया 49। 49 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं में वर्गों का योग 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए आप। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तीन लगातार प्राकृत संख्या है उनके वर्गों, एक को माना x, दूसरी को माना x प्लस 1, तीसरी को माना मैंने x प्लस 2। अब क्या करना है, इनके वर्गों का योग 434 आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, पहले वाली का स्क्वायर, दूसरे वाली का स्क्वायर प्लस तीसरे वाली का स्क्वायर इक्वल टू आ गई आपके 434। आपके पास ये 434 निकल गया। इसके बाद इनका क्या है, होल स्क्वायर खोल लीजिए टर्म में। एक्स स्क्वायर इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू आपके आ गए 434। इसके बाद आपको फिर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपको 3 बार आया तो आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर। फिर ये 2x और ये 4x मिलके हो गए 6x। ये कितना 1 और ये 4 कितने हुए 5, ये इधर जाएंगे, सॉरी ये हो गए 5 और ये इधर लेके आओगे आप 434 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 432। अब देखिए इनको आपको पता करना है कि 432 है, उसमें से 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x ये आपको दिया हुआ है। इनका डिफरेंस 432 आ गया आपके पास। आप इस तरीके से इनको फाइंड करना पड़ेगा। ये आपके पास एक गुणनखंड समीकरण बन गई। अब देखिए आपको पता करना है कि मेरे को ये पता लग गया 429 तो इंटू
3 गुणा करने पे आ रहे हैं, इसको मैं गुणा करता हूं तो 1287 1287 आ गया मेरे पास इनको गुणा करने में। और इसके बाद मैं, लेकिन इसमें आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को और सोल्व करना चाहते हो तो और भी सोल्व कर सकते हो। अगर ये 3 से संख्या अगर कट रही हो तो काट दीजिए, नहीं आप नहीं करती है तो आपको वैसे जो मैं बताया वैसे ही करना पड़ेगा। x² प्लस 2x और ये 1 और ये आपके पास रह गया 4 और ये 3, मतलब ये आपके पास 143 आ गए। अगर आप 143 से आपको गुणा करने पे तो चाहिए 143, जोड़ने पे क्या चाहिए 2 चाहिए। अब देखो डिफरेंस तो आ गया आपका 2 चाहिए। ऐसी संख्या आप ले लीजिए 9 और 11, डिफरेंस तो होगा इन दोनों का 2, गुणा करने पे ये नहीं हो रही। 11 और 13 इनका डिफरेंस तो हो गया 2, गुणा करने पे 11 13 का मतलब होता है 143। ये आपका सेटिस्फाई कर गई। आपको पता लग गया जो बड़ी संख्या आएगी वो प्लस आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या आपको 13x दे रखा है, छोटी संख्या माइनस रहेगी क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 2x चाहिए आपको। ये माइनस के 143 आ गए इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x स्क्वायर है, इसमें से आप सबसे पहले इन दोनों के अंदर x कॉमन लीजिए। पहले वाले इन 2 टर्म में x कॉमन लिया, प्लस के 13 बच गए। फिर इसमें माइनस 11 कॉमन लीजिए, x है माइनस माइनस ये प्लस हो गया। फिर 11 को 143 का मल्टीपल बात करें तो 13 होता है, 143 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 11, x माइनस 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास 11, एक आ गई माइनस की 13, माइनस 13 तो हो नहीं सकती। x की वैल्यू आपके पास है 11। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करता हूँ x प्लस 1 और x प्लस 2, ये 3 संख्याएं थी। ये 11 मानते हो तो ये 12 होगी और ये 13, ये तीनों संख्याएं आपके पास निकल के आ गई। 11 12 13, सबसे बड़ी संख्या 13 है। और 13 जो सबसे बड़ी संख्या है, 13 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप और भी शॉर्ट करना चाहते थे, एक शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट ट्रिक आप देखिए 434 है, 434 को 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देने पे लगभग ये आएगा 145 के आसपास। 145 से थोड़ा सा कम रह रहा है, 144 के आसपास है, लगभग 144 और 45 के बीच की है। 100 फिर आप पता कर लीजिए इसके जो सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा, ये नियरेस्ट स्क्वायर होगा वो बीच की वैल्यू होगी। नियरेस्ट स्क्वायर ये 12 का होता है 144। तो आपको पता लग गया जो बीच की वैल्यू है वो 12 है। और 3 लगातार प्राकृत संख्या है तो उससे जस्ट पहले वाली संख्या होगी 11, उसके आगे वाली संख्या होगी 13। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ही विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हो आप इस ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक है ये। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। देखो 1 2 3 एंड सॉन्ग 49 50 फिर 49 48 एंड सॉन्ग 2 + 1, इस टाइप से मतलब पहले संख्याओं को बढ़ाया गया है फिर घटाया गया है और फिर इनका पूछ रहा है इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, जो इसमें से सबसे बड़ी संख्याएं होती है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए आप। सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें 50, 50 का
स्क्वायर हो गया 2500। ये आपका आंसर निकल गया। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है। आप या तो 1 से 50 तक का संख्याओं का ऐड करो, फिर 1 से 49 तक की संख्याओं का ऐड करोगे, तब भी आपके पास इस टाइप से ही निकलेगा ये क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तब सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं बताइए। 4 लगातार है, पहले वाली को x माना, दूसरे वाली को x+1 माना, तीसरी वाली को x+2 माना और चौथी वाली को x+3 माना। इन चारों का योग हो गया 222। अब देखिए x x x x मिलके 4x हो गए। इसके बाद 1 2 3 टोटल हो गए 6 इक्वल टू 222। 222 है। 6 अगर मैं इधर करता हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करता हूं तो ये आपके पास बचेंगे 216, क्योंकि 6 इसमें से माइनस हो गए। अगर अब फिर क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 54, 54 आ गई, क्योंकि 4x इक्वल टू 216 है तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 54। और इस x में आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या बताई है। सबसे बड़ी संख्या आपके पास है x+3, x+3 है। x की वैल्यू आपके पास 54 आ गई। 54 में 3 ऐड करने के बाद आपके पास आ गए 57। ये 57 आपके आंसर हो गए। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकल गई आपके पास। इसी प्रकार अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, मतलब ऋणात्मक अंक दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग। यदि एक परीक्षार्थी के 75% का उत्तर दिया, 75% का उत्तर दिया तो 125 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने प्रश्नों का हल किया, मतलब ये विद्यार्थी ने टोटल कितने प्रश्न हल किए। सबसे पहले अगर सारे क्वेश्चन उसके सही होते, सही उत्तरों की बात की जाए, उसने पीछे सारे सही होते तो 75 गुणा 4 टोटल मैक्सिमम अंक वो 300 अंक ला सकता था। 300 अंक मैक्सिमम थे। अगर वो नेगेटिव अंकों की मैं बात करूं तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 125 अंक। सभी सही उत्तर के लिए आप उसको 300 अंक मैक्सिमम दे सकते थे, इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न किए और 125 अंक प्राप्त किए। 300 में से आप 125 अगर माइनस करते हो तो आपके पास 175 अंक बचे, जो ऋणात्मक अंक लाया उसकी वजह से कट गए। 1 अंक तो उसके आना माइनस आया और 4 अंक उसके प्लस वाले चले गए। तो 175 में से 5 को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। 4 नंबर तो गए, एक नेगेटिव नंबर भी आ गया तो 1 नंबर और गया, तो सही को भी ले गया। तो टोटल एक क्वेश्चन के पीछे कितने गए, 5 गए, सॉरी 5 अंक गए। तो आप 175 अंक तो उसके 5 अंकों की वजह से कट रहे हैं। तो 35 क्वेश्चन आ गए आपके पास, 35% उसने गलत जवाब दिए। 75 माइनस 35 करोगे आप, 75 माइनस 35 आपके पास बचे 40। 40 उसने 100% सही दिए। और ऐसे क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चनों को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन उठाइए, तुरंत कर देंगे। इस टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आगे भी जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।